नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस, टूल, उपसाधन और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा होमोजीनियस वेल्डिंग है। तो होमोजीनियस मतलब होता है आपका समांगी। तो समांगी वेल्डिंग किसे कहते हैं? देखिए, समांगी वेल्डिंग उसे कहते हैं जब जोड़े जाने वाली धातुओं और फिलर राड समान धातु की हों तो उसे हम लोग समांगी वेल्डिंग कहते हैं। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और विषमांगी वेल्डिंग क्या होता है कि जब अलग अलग धातुओं को फिलर राड की सहायता से अथवा इसके बिना जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग विषमांगी वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा है कि जब समान धातु के दो भागों को उसी धातु की फिलर राड से जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब समान धातु के दो भागों को उसी धातु की फिलर राड से जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग समांगी वेल्डिंग या होमोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आपका फोर्ज वेल्डिंग हो गया, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, यह सभी आपका होमोजीनियस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। जब क्या होता है कि अलग अलग धातुओं को फिलर राड की सहायता से अथवा इसके बिना जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग विषमांगी वेल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आपका सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, यह सब आपका विषमांगी वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया है। तो फ्यूजन प्रोसेस कौन सा है? गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, उपरोक्त सभी। तो देखिए, फ्यूजन प्रोसेस के अंतर्गत आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग यह सभी आता है। तो आपको यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्यूजन प्रक्रिया में वेल्डिंग किए जाने वाले किनारों को पिघलने तक गर्म किया जाता है। मेटल की कमी की आवश्यकता अनुसार फिलर राड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। और फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग यह सभी आते हैं फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आर्क वेल्डिंग का प्रकार जो नहीं है वही आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने टीआईजी वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग आपका नहीं है। बाकी आपका टीआईजी वेल्डिंग हो गया, यानी कि टिक वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, फिर कार्बन आर्क वेल्डिंग और इसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, यह सब आपका आर्क वेल्डिंग के प्रकार होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से दिए गए चित्र में वेल्डिंग की किस विधि को दर्शाया गया है। तो ये जो विधि दर्शाया गया है यही आपको बताना है। तो देखिए, ये जो विधि है यह आपका फोर्ज वेल्डिंग की विधि है। तो फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत वेल्ड किए जाने वाली सतहों को भट्ठी में प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात हथौड़े की सहायता से उसे पीटकर वेल्ड कर दिया जाता है। और वेल्ड करने से पहले दोनों सतहों पर बनी ऑक्साइड की परत को पीटकर हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हथौड़े की सहायता से पीटकर हटाया जा रहा है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है। फोर्ज वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो देखिए, ये जिस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है यह आपका होता है फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत किए जाने वाले वेल्डिंग के किनारों को पिघलाने तक गर्म किया जाता है। फिर मेटल की कमी फिलर राड द्वारा पूरा किया जाता है। जब यह पिघली धातु ठंडा होकर ठोस रूप लेती है तो मजबूत वेल्ड जोड़ बना देती है। तो यहाँ पर फ्यूजन वेल्डिंग करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में तारों की इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जाती है। प्रतिरोध वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है कि आपका तारों की इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है। तो इस विधि में कोई भी फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा चादर की सतह को प्लास्टिक की स्थिति तक गर्म करने के बाद दबाव देकर जोड़ दिया जाता है। इसलिए इस वेल्डिंग को हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेल्डिंग बूथ की दीवारें किस रंग की पेंट की जाती हैं। सफ़ेद, हरा, लाल, काला। तो वेल्डिंग बूथ जो होता है उसकी जो दीवारें होती हैं वह काला पेंट किया जाता है, काले रंग से पेंट किया जाता है। वेल्डिंग का कार्य जोखिम भरा तथा हानिकारक रोशनी पैदा करने वाला होता है। वेल्डर तो हेलमेट, हैंड शील्ड
तथा एप्रन आदि पहनकर सुरक्षित हो जाता है, परंतु अन्य मशीनों पर कार्यरत कार्मिकों के लिए यह संभव नहीं है। अतः वेल्डिंग कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुसार अलग कक्ष का निर्माण किया जाता है, जिसे वेल्डिंग बूथ हम लोग कहते हैं, और वेल्डिंग बूथ की दीवारें काले रंग से पेंट की जाती हैं। डीसी वेल्डिंग को अधिकतर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? लौह धातु के लिए, अलौह धातु के लिए, एल्युमिनियम के लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो डीसी वेल्डिंग को अधिकतर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, यह प्रयोग करते हैं अलौह धातुओं के लिए। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। डीसी वेल्डिंग में पोलरिटी को बदलकर आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को इलेक्ट्रोड व बेस धातु के मध्य वितरित किया जाता है। इसमें समय के साथ पोलरिटी नहीं बदलती है, अतः आर्क स्थिर रहती है, जिसके कारण अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन है? तो देखिए, आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वह आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले एसी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो आर्क पैदा करने के लिए आवश्यक करंट सप्लाई करता है, और एसी सप्लाई हर जगह आसानी से मिलती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, कैसा हो सकता है? तो देखिए, जो एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है यह आपका एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड हो सकता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें बड़ी संख्या में घुमावों के साथ पतली प्राथमिक घुमावदार होती है, और इसके माध्यमिक में क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्र होता है। सामान्यतः यह 15 से 45 वोल्ट के बीच होता है, और आर्क को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न रिएक्टरों का उपयोग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के साथ प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान कितना होता है? तो देखिए, अगर विद्युत आर्क वेल्डिंग है तो उसमें जो आर्क का टेम्परेचर होता है वह 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इस वेल्डिंग में एसी अथवा डीसी पावर सोर्स का भी प्रयोग किया जाता है। इस ऊष्मा का ज़्यादातर तापमान जाप को पिघलाता है तथा शेष इलेक्ट्रोड को पिघलने का काम करता है, और इलेक्ट्रोड के ऊपर एक विशेष प्रकार का फ्लक्स भी चढ़ा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आर्क वेल्डिंग उपकरण दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? भू क्लैंप, इलेक्ट्रोड होल्डर, वेल्डिंग केबल, सोल्डर। तो देखिए, फिगर से ही आपको स्पष्ट होगा कि यह क्या है। तो इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए यह इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। इसी में क्या होता है, जो रॉड रहता है इलेक्ट्रोड, उसी को इसमें पकड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोड रॉड जो होता है वही इसमें रॉड को पकड़ा जाता है, फिलर रॉड को। तो यह आपका इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय में अधिक वेल्ड धातु जमाता है वह आपका आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड तथा सिलिकेट के फ्लक्स को बेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह फ्लैट वेल्डिंग के लिए अधिक उपयोग में आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में चित्र में बेंच दर्शाया गया है, जिसमें यक्स अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये जो यक्स भाग है यह क्या है? तो देखिए, ये जो भाग है यह आपका लीवर आर्म होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म यक्स भाग दर्शा रहा है, और यह चित्र में प्रदर्शित जो मशीन है यह आपका सीयर हैंड कटिंग मशीन है। सीयर एक मोटी शीट काटने वाली मशीन होती है। इसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं, और एक ब्लेड फिक्स रहता है और दूसरा ब्लेड ऊपर नीचे चलता है। मूविंग ब्लेड नाइफ एज कटर की तरह होती है, जिसको अपर ब्लेड कहते हैं, और यह मशीन लीवर अर्थात हैंडल से चलाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? हैंड स्क्रीन, चिपिंग गॉगल्स, चिपिंग स्क्रीन, हेलमेट। तो वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा अगर करना है तो इसके लिए हम लोग चिपिंग गॉगल्स यूज करते हैं। तो चिपिंग गॉगल्स यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग से। चिपिंग गॉगल्स मतलब होता है आपका यानी कि चिपिंग चश्मा, जिसका प्रयोग हम लोग वेल्डिंग करने में करते हैं। इसमें साधारणतः शीशे लगे होते हैं, जो कि कार्य के दौरान देखने में सहायक होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस धारा परिसर के लिए शील्ड या हेलमेट में रंगीन कांच की शेड संख्या 14 प्रयुक्त होती है? तो देखिए, ये जो प्रयुक्त होता है ये आपका 400 एम्पियर से अधिक के लिए
धारा परिसर के लिए शील्ड या हेलमेट में रंगीन कांच की सेट 14 संख्या प्रदर्शित होती है। आर्क वेल्डिंग में तेज रोशनी के साथ ही अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। ये किरणें आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेलमेट तथा हैंड शील्ड बेल्टर की आंखों तथा त्वचा को इन हानिकारक किरणों से बचाने के लिए साथ ही वेल्डिंग सतह तथा वेल्डिंग क्रिया को ठीक से देखने में सहायता प्रदान करता है। चित्र में किस प्रकार का कैलिपर दर्शाया गया है? तो ये जो कैलिपर है यह कौन सा कैलिपर है आपको बताना है। तो ये आउटसाइड कैलिपर होता है। आउटसाइड कैलिपर होता है, ये आपको भी पता होगा। तो आउटसाइड कैलिपर यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आउटसाइड कैलिपर है। और यह आपका 100, 150, 200 और 300 mm साइज में भी उपलब्ध होते हैं। और साधारण आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं यह इस्पात की दो पत्तियों के अंदर की ओर मोड़कर तथा उन्हें एक सिरे पर रिवेट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। और कैलिपर की दोनों टांगों को थोड़ा बल लगाकर खोला तथा बंद किया जा सकता है और उसमें आवश्यक दूरी भरी जा सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के अंतर्गत निम्न में से किस कार्य में वेल्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है? जोड़ लगाने में, धातु चादरों की कटिंग में, वेल्डिंग बीट को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने में, उपरोक्त सभी में। तो गैस वेल्डिंग के अंतर्गत जिस कार्य में हम लोग वेल्डिंग गैस प्रयोग करते हैं वह आपका जोड़ लगाने में भी, धातु चादरों की कटिंग में भी और वेल्डिंग बीट को वायुमंडल से सुरक्षा प्रदान करने में भी, इन सभी में करते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ईंधन गैस को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और ईंधन गैस के रूप में एसिटिलीन गैस सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अब है 20 नंबर का क्वेश्चन, सिलेंडर किस गैस सिलेंडर को प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए ये जो आपका सिलेंडर है यह आपका ऑक्सीजन सिलेंडर को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर, हालांकि एग्जाम में ऐसा इसको नहीं देना चाहिए, बट क्या करें, भेल टेक्नीशियन बी में ऐसे ही आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं यह 3400, 5200 तथा 6800 लीटर की क्षमता में उपलब्ध होते हैं। इसमें ऑक्सीजन का दबाव 136 से 172 बार तक रहता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को काले रंग से पेंट किया जाता है जिसमें दाएं हाथ की चूड़ियाँ कटी होती हैं। प्रदर्शित यक्ष भाग क्या दर्शा रहा है? तो ये जो भाग यक्ष है यह क्या दर्शा रहा है यही आपको बताना है। तो ये जो होता है यह आपका ब्लो पाइप होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, ब्लो पाइप। ब्लो पाइप को वेल्डिंग टार्च भी कहते हैं। वेल्डिंग टार्च अथवा ब्लो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नाजल के द्वारा ज्वाला तैयार किया जाता है। ज्वाला तैयार करने के लिए इसमें ईंधन गैस और ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए दो सुई वाल्व लगे होते हैं। वेल्डिंग टिप के आगे टिप वाले भाग को हम लोग नाजल कहते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन लगभग कितने दाब पर भरी जाती है? तो अगर एसिटिलीन सिलेंडर है, अगर आप उसमें एसिटिलीन भर रहे हैं तो उसका जो दाब रहता है वह दाब आपका 15 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण से पहले कोष्ठ में निम्न शुद्धिकारक पदार्थ होता है। शुद्धिकारक वस्तु, चूने का पत्थर, फिल्टर, वूल, जेल। तो एसिटिलीन गैस के शुद्धिकरण में पहले कोष्ठ में जो शुद्धिकरण पदार्थ होता है वह चूने का पत्थर होता है। एसिटिलीन में कार्बन आपका 92.3% व हाइड्रोजन जो होता है 7.7% होता है। प्रदर्शित यक्ष भाग क्या दर्शा रहा है? तो ये जो यक्ष भाग है यह क्या है आपको बताना है। तो ये जो भाग होता है यह पिगटल जोड़ होता है। तो सिलेंडर पिगटल का उपयोग करके संपीड़ित गैस सिलेंडरों को कई गुना जोड़ने के लिए किया जाता है। वे एक सीजीए इनलेट फिटिंग से लैस होते हैं जो सिलेंडर वाल्व सीजीए आउटलेट कनेक्शन से मेल खा जाता है। और कठोर पिगलेट सबसे आम और सबसे कम खर्चीले वाले पिगलेट होते हैं, कठोर पिगलेट जो होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग का होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर देखिए जो होता है यह आपका मैरून कलर का होता है। जो जबकि अगर ऑक्सीजन यही रहेगा तो ऑक्सीजन आपका काले कलर का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर काला और एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर को बंद करने
एवं खोलने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? रिंच का, स्पैनर का, प्लायर का, सणसी का। तो गैस सिलेंडर को बंद करने व खोलने के लिए हम लोग हमेशा रिंच का यूज करते हैं, तो रिंच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस सिलेंडरों को ग्रीस, तेल या किसी भी ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए। सिलेंडर के वाल्व को धीरे से खोलना चाहिए। सिलेंडर पर सदैव वाल्व बंद करके रखना चाहिए। सिलेंडरों को कभी लुढ़काकर और लिटाकर नहीं ले जाना चाहिए। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व कहाँ लगाया जाता है? एसिटिलीन सप्लाई में, ऑक्सीजन सप्लाई में, हॉज पाइप के बाद, और इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक बैक प्रेस वाल्व जो लगाया जाता है यह आपका एसिटिलीन सप्लाई में लगाया जाता है। इसको वाटर सील के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनरेटर को बैक फायर से सुरक्षा प्रदान करना होता है और यह निम्न दाब तथा उच्च दाब दोनों के लिए बनाया जाता है। एसिटिलीन जनरेटर की गैस स्टोरेज टंकी में सुरक्षा एवं दाब नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गैस शोधक, फ्लैश अरेस्टर, सुरक्षा वाल्व, ब्लो पाइप। तो एसिटिलीन जनित्र की गैस स्टोरेज टंकी में सुरक्षा एवं दाब नियंत्रण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह सुरक्षा वाल्व रहता है, प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा वाल्व निश्चित प्रेशर से अधिक प्रेशर होने पर स्वतः गैस को वायुमंडल में निष्कासित कर देता है। प्रेशर घटने पर स्वतः बंद हो जाता है। इस प्रकार गैस की टंकी अधिक प्रेशर के कारण फटने से बच जाती है और इसकी सेटिंग कभी भी बदलना नहीं चाहिए। समय समय पर इसकी जांच अवश्य करते रहना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिलीन को किस में घोला जा सकता है? जल में, मिट्टी के तेल में, एसीटोन में, यह सभी में। तो देखिए एसिटिलीन को एसीटोन में घोला जा सकता है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि एसिटिलीन को एसीटोन में घोला जा सकता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में एसिटिलीन जो होता है यह 15 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भरी जाती है। एसिटिलीन सिलेंडर को सदैव सीधा खड़ा रखा जाता है जिससे कि टार्च के अंदर एसीटोन ना जाने पाए। टार्च में एसीटोन जाने से विस्फोट हो जाने का भय रहता है और इसके तली में 2 गलन पलक भी लगे होते हैं जो 104 डिग्री सेल्सियस पर गल जाते हैं तथा अधिक तापमान होने पर एसिटिलीन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। निम्न में से किस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है? सिंगल स्टेज रेगुलेटर, डबल स्टेज रेगुलेटर, 3 स्टेज रेगुलेटर, यह सभी। तो जिस रेगुलेटर में केवल एक ही डायफ्राम होता है वह आपका सिंगल स्टेज रेगुलेटर होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इसका निम्न एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा किया जाता है इसका नियंत्रण, और इसमें के बीच का एक चैम्बर नहीं होता है, तो इसके बीच में चैम्बर भी नहीं होता है। इसका उपयोग कटिंग ऑपरेशन में करते हैं। जब गैस सिलेंडर में गैस का प्रेशर घट जाता है तो आउटलेट प्रेशर भी स्थिर नहीं रहता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न दाब प्रणाली के लिए किस प्रकार की टार्च का प्रयोग किया जाता है? उच्च दाब टार्च, निम्न दाब टार्च, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न दाब प्रणाली के लिए जो टार्च प्रयोग किया जाता है वह टार्च रहता है निम्न दाब टार्च। यह गैस दुकानों पर ही छोटे गैस जनरेटरों द्वारा तैयार की जाती हैं और एक गैस जनरेटर के ऊपर वाले भाग में 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब इकट्ठा की जा सकती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस टार्च में इंजेक्टर का प्रयोग होता है? तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, उच्च दाब टार्च, निम्न दाब टार्च, स्वचालित दाब टार्च, कर्तन टार्च। तो जिस टार्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है वह आपका निम्न दाब टार्च होता है। तो निम्न दाब टार्च में इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनित्र के द्वारा निम्न दाब पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का दाब वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसके मिक्सिंग चैम्बर में एक वेंचुरी को भी फिट किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नाजल शरीर से लगभग कितने डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है? 90 डिग्री, 125 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप का नाजल शरीर से लगभग 120 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है और ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टार्च के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन को मिलाकर एक नाजल के द्वारा ज्वाला तैयार किया जाता है। एसिटिलीन गैस की सप्लाई के आधार पर ब्लो पाइप 3 प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर ब्लो पाइप, लो प्रेशर ब्लो पाइप और स्वचालित ब्लो पाइप। 34 नंबर क्वेश्चन है, ये जो यक्ष अंकित भाग है यह कौन सा है? इसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हैंडल, नाजल, मिश्रण कक्ष, एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व। तो देखिए ये जो होता है ये आपका एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व होता है। सिलेंडर के अंदर
उच्च दाब पर गैस भरी जाती है। इस दाब पर गैस सीधे ब्लो पाइप में प्रयोग नहीं की जा सकती है, अतः इस प्रेशर को कम करके कार्यकारी प्रेशर तक नियंत्रण वाल्व की सहायता से ले जाया जाता है। जैसे जैसे प्रयोग होती रहती है सिलेंडर में उसका प्रेशर भी कम होता रहता है। चित्र में किस प्रकार का वेल्डिंग टार्च दिखाया गया है आपको बताना है। तो देखिए ये जो वेल्डिंग टार्च है यह आपका उच्च दाब टार्च है। इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस दोनों का जो दाब होता है यह दाब समान 0.5 से 0.7 वायुमंडलीय दाब होता है और मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैस बराबर अनुपात में मिलती हैं। इसमें कोई भी कोण नहीं लगाया जाता है। उच्च दाब होने के कारण एसिटिलीन स्वतः मिक्सिंग चैम्बर में पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 35 क्वेश्चन ख़त्म होता है। और एक हमारा एक दूसरा चैनल है नानटेक का बनाया गया है जो कि एजुकेशन सेंटर नाम से है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपका जीके जीएस भी कराया जा रहा है। तो आप लोग उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एजुकेशन सेंटर नाम से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ वो लोग ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।